हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यू आर नॉट बॉर्न टू सफ़र बाय ब्लेक बावर बुक के बारे में। रवि एक 32 साल का साधारण आदमी था। उसकी जिंदगी बाहर से देखने में परफेक्ट लगती थी। एक अच्छी जॉब, एक प्यारा सा फ्लैट और दोस्तों का अच्छा ग्रुप। लेकिन अंदर से वो हमेशा एक खालीपन महसूस करता था। अक्सर रात को सोने से पहले उसे लगता कि उसकी जिंदगी में कुछ मिसिंग है। उसे ये समझ नहीं आता कि वो क्या है, लेकिन ये फीलिंग उसे परेशान करती थी। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसने स्टेशन की एक छोटी सी बुक स्टोर की खिड़की में एक किताब देखी, यू आर नॉट बॉर्न टू सफ़र। किताब का टाइटल इतना इम्पैक्टफुल था कि वो ठहर गया। उसने मन ही मन सोचा, यार ये तो मेरे लिए ही लिखी गई है शायद। बिना ज्यादा सोचे उसने किताब खरीद ली। रात को घर आकर चाय बनाकर उसने किताब पढ़नी शुरू की। पहले पन्ने पर ही लिखा था, द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ लव एंड एक्सेप्टेंस। रवि ने ये लाइन पढ़ी और मुस्कुरा दिया। उसे लगा, अरे भाई, सेल्फ लव और एक्सेप्टेंस की क्या बात कर रहा है ये? मेरे पास टाइम ही कहाँ है इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन क्यूरियोसिटी ने उसे किताब पढ़ने पर मजबूर किया। पहला लेसन कुछ ऐसा था जिसने रवि को अंदर तक हिला दिया। इसमें लिखा था कि ज्यादातर लोग अपनी हैप्पीनेस दूसरों पर डिपेंड कर देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि अगर हमें कोई प्यार करेगा तभी हम वैल्यूएबल हैं, लेकिन असल में जब तक हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी और का प्यार हमें कंप्लीट नहीं कर सकता। रवि ने किताब बंद की और सोफे पर लीन करके सोचने लगा। उसे याद आया कि बचपन में जब वो अपनी माँ से कहता था कि मुझे अच्छा काम करने पर रिवॉर्ड चाहिए, तो माँ कहती थी, तुम्हें रिवॉर्ड सिर्फ इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि तुम कुछ अच्छे ग्रेड्स लाए हो। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे मार्क्स से ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, सोसाइटी ने उसे सिखा दिया कि उसकी वैल्यू उसके अचीवमेंट से तय होगी। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन रवि के दिमाग में किताब की बातें गूंज रही थी। क्या मैं सच में खुद को प्यार करता हूं? उसने खुद से पूछा। यह सवाल सिंपल लग रहा था, लेकिन जवाब इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि उसने आंखें बंद कर ली। उसे याद आया कि वो हमेशा खुद को क्रिटिसाइज करता रहता है। अगर किसी प्रोजेक्ट में कोई छोटी सी मिस्टेक भी हो जाती है तो वो खुद को बेकार मान लेता है। अगले दिन ऑफिस में भी रवि कुछ डिस्ट्रैक्टेड था। उसने सोचा, चलो आज कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसने अपने एक कॉलीग की मदद से एक छोटा सा काम किया। जब वो काम खत्म हुआ तो रवि ने खुद से कहा, गुड जॉब रावी, तुमने अच्छा किया। ये छोटा सा जेस्चर शायद बाहर से सिली लग रहा हो, लेकिन रवि को अंदर से अच्छा महसूस हुआ। शाम को उसने किताब का अगला हिस्सा पढ़ा, जहां लिखा था कि सेल्फ लव का मतलब सिर्फ खुद को अच्छा महसूस कराना नहीं है, बल्कि अपने फ्लॉज को भी एक्सेप्ट करना है। हम सब इंसान हैं, गलतियां करना नॉर्मल है, पर हम खुद को माफ नहीं करते। हम सोचते हैं कि परफेक्ट बनना ही जिंदगी का गोल है, जबकि ऐसा नहीं है। रवि ने सोचा, यार मैं भी तो यही करता हूं। हर गलती के लिए खुद को इतनी बुरी तरह से जज करता हूं। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले वो एक दोस्त के साथ लड़ाई कर बैठा था। वजह थी कि उसने रवि के बर्थडे पर कॉल नहीं किया। रवि ने तुरंत अस्यूम कर लिया कि शायद उसका दोस्त अब उसे पसंद नहीं करता। लेकिन किताब पढ़ने के बाद उसे समझ आया कि असल में वो अपने आप को ही प्यार और एक्सेप्टेंस देने में फेल हो रहा था। वो बैल्कनी में खड़ा होकर रात के आसमान को देख रहा था। उसके दिमाग में एक अजीब सी क्लैरिटी आ रही थी। उसने खुद से सॉफ्टली कहा, रवि, तुम परफेक्ट नहीं हो और ये ओके है। तुम्हें हर बार सब कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है। बस खुद को कुछ प्यार करो। ये शब्द जैसे उसके दिल से निकले। अगले कुछ दिनों तक रवि ने किताब के पहले लेसन को अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश की। जब भी वो मिरर में खुद को देखता तो खुद से एक पॉजिटिव बात कहता, जैसे तुम हार्ड वर्किंग हो या तुम स्मार्ट हो। धीरे धीरे उसे फर्क महसूस होने लगा। उसने महसूस किया कि जब वो खुद के साथ कुछ जेंटल रहता है तो वो ज्यादा रिलैक्स्ड और हैप्पी महसूस करता है। एक दिन ऑफिस में उसका बॉस एक प्रेजेंटेशन को लेकर नाराज हो गया। रवि को पहले लगा कि शायद उसने फिर से कुछ गलत कर दिया, लेकिन उसने गहरी सांस ली और सोचा, चलो मिस्टेक हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यूजलेस हूं, मैं इसे सुधार सकता हूं। ये रवि के लिए एक बड़ा मोमेंट था। पहले वो ऐसी सिचुएशंस में बहुत स्ट्रेस करता था, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, इट्स ओके,
मिस्टेक्स हैपन। उसने खुद को ब्लेम करने के बजाय सॉल्यूशन पर फोकस किया। शाम को वो फिर किताब पढ़ने बैठा। उसमें एक और बात लिखी थी जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। हम अक्सर दूसरों से प्यार और एक्सेप्टेंस मांगते हैं, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब हम खुद को वो प्यार दे सकें। रवि ने सोचा कि वो हमेशा अपनी हैप्पीनेस को दूसरों की एक्सपेक्टेशन से जोड़कर देखता था। जैसे, अगर मेरे दोस्त मेरी तारीफ करेंगे तो मैं अच्छा महसूस करूंगा। अगर मेरी फैमिली मेरे डिसीजन से खुश होगी तो मैं वैल्यूएबल महसूस करूंगा। लेकिन इस किताब ने उसे सिखाया कि हैप्पीनेस और वैल्यू बाहर से नहीं, अंदर से आती है। उसने अपने चाइल्डहुड के कुछ पेनफुल मोमेंट्स को याद किया। वो दिन जब उसके पिता ने उसे कहा था कि तुम्हें स्ट्रांग बनना चाहिए, लड़के रोते नहीं। उस दिन से रवि ने अपने इमोशंस को दबाना शुरू कर दिया था। लेकिन अब उसे समझ आया कि स्ट्रांग बनने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करें। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। स्ट्रांग बनने का मतलब है कि आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करें और उन्हें फील करें। रवि का सफ़र अभी शुरू ही हुआ था। किताब के हर पेज के साथ उसे अपनी इनर पीस और क्लैरिटी की एक नई झलक मिल रही थी। उसे लगने लगा था कि शायद ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। लेकिन क्या रवि अपनी पुरानी आदतों को पूरी तरह बदल पाएगा? क्या वो खुद को सच में पूरी तरह से एक्सेप्ट करना सीख पाएगा? ये सवाल अभी बाकी थे और उसके जवाब आने वाले चैप्टर्स में छुपे थे। रवि ने अब तक किताब का पहला लेसन, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ लव एंड एक्सेप्टेंस, पूरी तरह समझने की कोशिश की थी। उसने महसूस किया कि अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना और खुद के फ्लॉज को एक्सेप्ट करना कितना लिबरेटिंग हो सकता है। लेकिन उसे लगा कि ये जर्नी अभी इनकम्प्लीट है। जैसे जैसे उसने किताब के अगले चैप्टर पर नज़र डाली, उसने पढ़ा, एक्नॉलेजिंग एंड एक्सप्रेसिंग ट्रू इमोशंस। इस लेसन की पहली लाइन ने उसे एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया। उसमें लिखा था, अपने भावों को दबाना जैसा है एक बीच बॉल को पानी के नीचे रखना। ये बहुत बड़ा प्रयास लेता है और अंत में ये और भी ताकत से सतह पर आ जाएगा। रवि ने खुद से कहा, सच में मैं भी तो यही करता हूं। मैं अपनी फीलिंग्स को दबाने में एक्सपर्ट बन गया हूं। उसने किताब पढ़नी शुरू की और उसमें लिखा था कि हम अक्सर अपने इमोशन से भागते हैं। गुस्सा हो तो उसे इग्नोर कर देते हैं, दुख हो तो अपने आप को बिजी कर लेते हैं और खुशी भी कभी कभी गिल्ट के साथ महसूस करते हैं। लेकिन असल हीलिंग तब शुरू होती है जब हम अपने इमोशंस को पहचानते हैं और उन्हें ओपनली एक्सप्रेस करना सीखते हैं। रवि ने किताब बंद की और गहरी सांस ली। उसने सोचा, यार ये तो मेरे बचपन की बात कर रहा है। जब भी मुझे दुख होता था मैं अपनी डायरी में कुछ लिखने की कोशिश करता था, लेकिन फिर डर जाता था कि कोई पढ़ लेगा और मुझे कमजोर समझेगा। उसे याद आया कि उसके पापा ने एक बार गुस्से में कहा था, लड़के स्ट्रांग होते हैं, रोना सिर्फ कमजोर लोगों का काम है। तब से रवि ने अपनी फीलिंग्स को दिखाना बंद कर दिया था। उस रात उसने अपनी चाइल्डहुड डायरी ढूंढी। वो डस्टी और कुछ सा पुरानी हो चुकी थी। उसने उसके पन्ने पलटे और देखा कि उसने 10 साल की उम्र में एक बार लिखा था, पापा मुझे कभी नहीं समझेंगे, मैं क्यों हमेशा खुद को गलत महसूस करता हूं। उस वाक्य को पढ़ते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद को रोने से रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर वो रुक नहीं पाया। रवि को पहली बार एहसास हुआ कि अपने इमोशंस को दबाने का दर्द कितना बड़ा हो सकता है। उसने सोचा, मैं क्यों हमेशा खुद को दूसरों के हिसाब से मोल्ड करता रहा हूं? क्यों मैं अपनी फीलिंग्स को खुद भी एक्नॉलेज नहीं करता? अगले दिन उसने एक नया एक्सपेरिमेंट करने की सोची। ऑफिस में जब एक प्रोजेक्ट पर काम करते हुए उसके कॉलीग ने उसकी छोटी सी मिस्टेक पर उसे टोका तो रवि को इरिटेशन महसूस हुआ। पहले रवि चुपचाप अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर देता, लेकिन इस बार उसने काल्मली कहा, देखो मुझे ये कमेंट कुछ अनफेयर लगा, मैंने सिंसियरली काम किया था। पहली बार उसने अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस किया और उसे रिलीफ महसूस हुआ। उसके कॉलीग ने भी सरप्राइजिंगली पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और कहा, ओह आई डिडंट मीन टू साउंड हार्श, सॉरी अबाउट दैट। ये छोटी सी इंटरैक्शन ने रवि को सिखाया कि अपनी इमोशंस को ऑनेस्टली एक्सप्रेस करना रिलेशनशिप्स को बेहतर बना सकता है। शाम को जब वो घर लौटा तो उसने किताब का अगला हिस्सा पढ़ा। उसमें लिखा था कि लोग अक्सर
अपने इमोशंस को अवॉइड करने के लिए डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं, सोशल मीडिया, अल्कोहल, वर्कहॉलिज्म। लेकिन इमोशंस को सप्रेस करना टेम्परेरी सॉल्यूशन है। बावर ने लिखा था कि इमोशंस को इग्नोर करने से वो गायब नहीं होते, बल्कि हमारे अंदर क्वाइटली बिल्ड होते रहते हैं। रवि को अपनी आदतें याद आईं। जब भी उसे लोनली फील होता, वो नेटफ्लिक्स पर कोई सीरीज देखना शुरू कर देता। जब उसे गिल्ट होता तो वो खुद को बिजी रखने के लिए घंटों काम करता। उसने खुद से कहा, शायद मैं भी अपने फीलिंग्स से भागता रहता हूं। उसने उसी वक्त बैल्कनी में बैठकर अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचना शुरू किया। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, आज मुझे कुछ गिल्ट महसूस हो रही है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी माँ के साथ ज्यादा टाइम नहीं बिताया, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं बिजी था। ये गिल्ट मेरी माँ के लिए मेरे प्यार को दिखाता है और मुझे इससे सीखना चाहिए। ये पहली बार था जब रवि ने अपने इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस किया। उसने महसूस किया कि उसे अपने गिल्ट को दबाने की जरूरत नहीं है। वो गिल्ट उसे बेहतर इंसान बनने की दिशा में मोटिवेट कर सकता है। अगले दिन रवि ने एक और स्टेप लिया। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया और उससे कहा, यार मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। दोस्त ने कुछ हंसते हुए पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? रवि ने हेजिटेट करते हुए कहा, हाँ सब ठीक है, बस मुझे लगता है कि मैं कभी कभी तुम्हें मिस करता हूं, लेकिन बता नहीं पाता। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, लेकिन हम इतने बिजी हो गए हैं कि बात ही नहीं होती। उसका दोस्त चौंक गया और फिर बोला, यार मैं भी यही फील करता हूं, लेकिन सोचता हूं कि शायद तू बिजी होगा। थैंक्स फॉर शेयरिंग भाई, चल इस संडे मिलते हैं। रवि ने फोन रखते हुए महसूस किया कि इमोशंस को एक्सप्रेस करने से रिलेशनशिप्स कितना डीप हो सकता है। उसने पहली बार अपने दिल की बात कही थी और इसका रिजल्ट पॉजिटिव था। शाम को उसने किताब के अगले हिस्से को फिर से पढ़ा। उसमें एक एक्सरसाइज दी गई थी, हर दिन 10 मिनट के लिए अपनी फीलिंग्स को लिखो। डर, गुस्सा, खुशी, दुख, जो भी महसूस करो उसे अपनी नोटबुक में हांसली लिखो। रवि ने यह एक्सरसाइज शुरू की। पहले तो उसे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ये उसकी इनर क्लैरिटी को इम्प्रूव कर रही है। उसने लिखा, आज मैं कुछ इनसिक्योर महसूस कर रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं अपने काम में अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि यह सिर्फ मेरा माइंड का डर है। मैं हार्ड वर्क कर रहा हूं और धीरे धीरे सब ठीक होगा। हर दिन लिखते लिखते रवि को अपने इमोशंस के बारे में गहरी समझ होने लगी। उसने महसूस किया कि डर, गिल्ट और सैडनेस भी जिंदगी का हिस्सा है और उन्हें दबाने के बजाय एक्सेप्ट करना बेहतर है। एक दिन उसने अपनी माँ से बात की। उसने कहा, माँ मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। बचपन में जब पापा कहते थे कि लड़के रोते नहीं तो मुझे बहुत हर्ट होता था। मुझे लगता था कि मेरी फीलिंग्स गलत हैं। उसकी माँ ने उसकी बात सुनकर उसे गले लगाया और कहा, बेटा मैं समझती हूँ, शायद हम भी उस वक्त ये सब नहीं समझ पाते थे, लेकिन अब मैं खुश हूं कि तुम अपनी फीलिंग्स के बारे में ओपनली बात कर रहे हो। ये मोमेंट रवि के लिए बहुत इमोशनल था। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके इमोशंस को एक्नॉलेज करने से ना सिर्फ वो खुद बेटर फील करता है, बल्कि उसके रिलेशनशिप्स भी मजबूत होते हैं। उसने किताब का एक और हिस्सा पढ़ा जिसमें लिखा था, When you express your emotions, you give others the permission to do the same. It creates a ripple effect of healing. रवि ने सोचा, शायद मेरी जर्नी सिर्फ मेरी नहीं है। जो मैं फील कर रहा हूं वही शायद मेरे आसपास के लोग भी फील करते होंगे। अगर मैं ओपन होकर बात करूंगा तो शायद उन्हें भी अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने का करेज मिलेगा। रवि की जर्नी अभी भी ऑनगोइंग थी। उसने सीखा कि इमोशंस को दबाना शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है, लेकिन उन्हें एक्सेप्ट और एक्सप्रेस करने से असली फ्रीडम मिलती है। लेकिन क्या रवि अपनी नई आदतों को लंबे समय तक मेंटेन कर पाएगा? क्या वो अपनी इनर पीस को पूरी तरह से हासिल कर पाएगा? ये सवाल अभी भी अनसुलझे थे और उनकी कहानी अभी बाकी थी। रवि ने अब तक एक्नॉलेजिंग एंड एक्सप्रेसिंग ट्रू इमोशंस के लेसन को धीरे धीरे अपनी जिंदगी में उतारना शुरू कर दिया था। उसने अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट करना और एक्सप्रेस करना सीख लिया था। उसने महसूस किया कि ये प्रोसेस उसे एक तरह की इनर पीस दे रहा है। लेकिन जैसे ही उसने किताब का अगला चैप्टर पढ़ना शुरू किया, एक नई चुनौती उसके सामने आ खड़ी हुई। इस लेसन का टाइटल था टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। पहले ही पैराग्राफ में लिखा था,
The power to change your life lies within you, but this power only becomes accessible when you stop blaming others or external circumstances for your unhappiness. रवि ने किताब बंद की और एक गहरी सांस ली। ये शब्द सुनने में जितने इंस्पायरिंग लग रहे थे उतने ही मुश्किल भी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को ब्लेम करता हूं? फिर उसे याद आया कि जब भी कुछ गलत होता था वो सबसे पहले बाहरी चीजों को दोष देता था। अगर ऑफिस का कोई काम बिगड़ जाता तो वो कहता, यार ये सिस्टम ही खराब है। किसी दोस्त ने उसे इग्नोर किया तो वो सोचता, वो हमेशा सेल्फिश है। रवि ने महसूस किया कि वो अक्सर अपनी हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस का कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे देता था। उसने किताब का अगला हिस्सा पढ़ा जिसमें बॉयर ने लिखा था, दूसरों को दोष देना शॉर्ट टर्म में सहज हो सकता है, लेकिन यह आपको मददगारता के चक्र में फंसे हुए रखता है। ट्रू एम्पावरमेंट कम्स फ्रॉम ओनिंग योर चॉइसेस, एक्शंस एंड इमोशंस। रवि ने किताब बंद की और बैल्कनी में टहलने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लेसन को कैसे अप्लाई करे। क्या वो सच में अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी ले सकता है? अगले दिन ऑफिस में एक इंसिडेंट हुआ जिसने उसे ये समझने का मौका दिया। उसका बॉस एक प्रोजेक्ट के डेडलाइन को लेकर बहुत गुस्सा हो गया। रवि ने तुरंत सोचा, हमेशा ऐसा ही होता है, बॉस कभी अप्रिशिएट नहीं करता, सारा ब्लेम एम्प्लॉइज पर डाल देता है। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने अभी क्या सीखा था। ब्लेमिंग दूसरों को आसान है, लेकिन उससे कुछ बदलता नहीं। रवि ने खुद से कहा, क्या मैं इस सिचुएशन में कुछ बेहतर कर सकता था? उसने गहराई से सोचा और महसूस किया कि शायद वो प्रोजेक्ट की प्लानिंग में और ऑर्गेनाइज्ड हो सकता था। ये रियलाइजेशन अनकंफर्टेबल था, लेकिन एम्पावरिंग भी। उसने खुद से कहा, ठीक है, मैं अगली बार बेहतर कोशिश करूंगा। शाम को घर आकर उसने किताब का वो हिस्सा फिर से पढ़ा जिसमें लिखा था, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी डजंट मीन ब्लेमिंग योरसेल्फ फॉर एवरीथिंग। इट मीन्स रिकॉग्नाइजिंग वेयर यू हैव द पावर टू चेंज योर सिचुएशन। रवि ने सोचा कि शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये नहीं कि वो हर चीज के लिए खुद को गिल्ट महसूस कराए। इसका मतलब था कि वो अपनी एक्शंस और रिएक्शंस पर ध्यान दे। उसने अगले दिन से अपनी लाइफ में स्मॉल चेंजेस करने का फैसला किया। पहला स्टेप उसने ये लिया कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो वो सबसे पहले खुद से पूछेगा, मैं इसमें क्या चेंज कर सकता हूं? कुछ दिन बाद उसे एक और मौका मिला। उसके एक दोस्त ने उसके साथ एक पुराने प्लान को कैंसिल कर दिया। रवि को पहले गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने सोचा, क्या मैं इस सिचुएशन को डिफरेंटली देख सकता हूं? उसने खुद से कहा, शायद उसका कोई जेन्युइन रीजन होगा, और अगर ऐसा नहीं भी है तो मैं अपने लिए कुछ और एक्साइटिंग प्लान बना सकता हूं। उसने ब्लेम करने के बजाय खुद के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और एक सोलो मूवी प्लान बना लिया। ये छोटा सा स्टेप था, लेकिन रवि को महसूस हुआ कि उसने अपनी हैप्पीनेस अपने हाथों में ले ली थी। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि उसका माइंडसेट बदलने लगा था। वो छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरों को ब्लेम करना बंद कर रहा था। एक दिन ऑफिस में जब उसकी टीम का प्रोजेक्ट फेल हो गया तो रवि ने कहा, चलो ये एनालाइज करते हैं कि क्या गलत हुआ, अगली बार इसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। उसकी टीम सरप्राइज थी क्योंकि पहले रवि हमेशा मैनेजमेंट को ही दोष देता था। रवि ने किताब के अगले हिस्से को पढ़ते हुए एक एक्सरसाइज की कोशिश की। बावर ने लिखा था, मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स इन योर लाइफ दैट यू आर अनहैप्पी अबाउट। नेक्स्ट टू ईच वन राइट डाउन व्हाट यू कैन डू टू चेंज इट। इफ देयर इज नथिंग यू कैन डू, फोकस ऑन चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव। रवि ने अपनी नोटबुक निकाली और लिखा, 1. जॉब में डिससैटिस्फैक्शन। मैं अपने बॉस से एक्सपेक्टेशंस को स्पष्ट रूप से संवाद कर सकता हूं। साथ ही अगर ये जॉब मुझे खुश नहीं कर रही तो मैं नए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकता हूं। 2. हेल्थ इश्यूज। मैं जिम ज्वाइन कर सकता हूं और हेल्थी खाना शुरू कर सकता हूं। 3. फ्रेंडशिप्स में डिस्टेंस। मैं अपने दोस्तों को कॉल करके खुद इनिशिएटिव ले सकता हूं। यह एक्सरसाइज करते हुए रवि को लगा कि उसकी जिंदगी में इतनी सारी चीजें ऐसी थीं जिन्हें वो खुद कंट्रोल कर सकता था। उसे लगा कि उसकी सारी नेगेटिविटी और फ्रस्ट्रेशन की जड़ उसकी अनविलिंगनेस थी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। उसने एक और बड़ा स्टेप लिया। रवि ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। बचपन में मुझे लगता था कि आप और पापा हमेशा मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद वो सिर्फ मेरे अच्छे के लिए था।
मुझे माफ करना अगर मैं उस वक्त इसे समझ नहीं पाया। उसकी मां ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, हम भी अपनी गलतियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने बहुत अच्छा किया कि यह बात ओपनली शेयर की। रवि को पहली बार एहसास हुआ कि पास्ट को ब्लेम करने के बजाय उसे एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना कितना जरूरी है। उसने महसूस किया कि जब हम दूसरों को दोष देना बंद करते हैं तो हीलिंग की प्रोसेस शुरू होती है। किताब के आखिरी हिस्से में बावर ने लिखा था, फ्रीडम कम्स व्हेन यू रियलाइज दैट यू आर नॉट अ विक्टिम ऑफ योर सर्कमस्टांसेस। यू हैव द पावर टू क्रिएट अ लाइफ यू लव, वन डिसीजन एट अ टाइम। रवि ने यह लाइन कई बार पढ़ी। उसे लगा कि यह सिर्फ किताब का लेसन नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का नया मोटो बन सकता है। उसने खुद से वादा किया कि वो अब अपनी जिंदगी के हर हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, चाहे वो उसकी हैप्पीनेस हो, उसके गोल्स हों या उसके रिलेशनशिप्स। लेकिन क्या रवि इस माइंडसेट को लंबे समय तक मेंटेन कर पाएगा? क्या वो अपने बड़े चैलेंजेस का सामना इसी पॉजिटिविटी के साथ करेगा? उसकी जर्नी अभी भी ऑनगोइंग थी और यह सफर यहीं खत्म नहीं होना था। रवि ने अब तक अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव लाने शुरू कर दिए थे। उसने खुद को ब्लेम गेम से बाहर निकाला, अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीखा और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दिया। लेकिन हर बार जब वो अपनी प्रोग्रेस से खुश होता, एक इनर वॉइस उसे पीछे खींचने की कोशिश करती। ये वही वॉइस थी जो अक्सर उसे बताती थी, तू ये नहीं कर सकता या तेरे पास इनफ टैलेंट नहीं है। ये नेगेटिविटी रवि के साथ बचपन से जुड़ी हुई थी। उसने इसे कभी चैलेंज नहीं किया था, लेकिन अब वक्त बदल चुका था। किताब का अगला चैप्टर, ट्रांसफॉर्मिंग नेगेटिव थॉट्स इनटू पॉजिटिव एक्शंस, उसे बिल्कुल उसी डायरेक्शन में ले गया जिसकी उसे ज़रूरत थी। किताब के पहले पैराग्राफ में लिखा था, योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। इफ यू कॉन्स्टेंटली ड्वेल ऑन फियर, सेल्फ डाउट एंड नेगेटिविटी, योर लाइफ विल रिफ्लेक्ट दोज पैटर्न्स। But by consciously shifting your thoughts to positive and constructive ideas, you can create a reality that aligns with your goals and dreams. रवि ने इस लाइन को 3 बार पढ़ा। उसने सोचा, क्या सच में मेरे थॉट्स मेरी रियलिटी को शेप करते हैं? उसे अपने कई पुराने डिसीजंस याद आए। कैसे उसने कई बार सिर्फ अपने डर और डाउट्स की वजह से अपॉर्चुनिटीज को हाथ से जाने दिया था। उसने तुरंत किताब के नेक्स्ट स्टेप्स पर गौर किया। बावर ने प्रैक्टिकल टिप्स दिए थे। 1. नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करना। 2. उन्हें चैलेंज करना। 3. पॉजिटिव एक्शंस की तरफ शिफ्ट करना। रवि ने पहले स्टेप से शुरुआत की। उसने कॉन्शियस ऑब्जर्व करना शुरू किया कि उसका माइंड किस तरह नेगेटिव पैटर्न्स में फंसता है। कुछ दिन बाद उसे अपनी सबसे कॉमन नेगेटिव थॉट पैटर्न्स समझ आने लगी। मैं एक भी परफेक्ट रिजल्ट नहीं दे सकता। दूसरे लोग मुझसे ज्यादा कैपेबल हैं। अगर मेन फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अब सेकंड स्टेप की बारी थी, चुनौती करना। बावर ने लिखा था, जब एक नकारात्मक विचार उत्पन्न होता है तो आपसे पूछें, यह विचार क्या 100% सच है? What evidence do I have to support it? More often than not, you'll realize that it's just your mind playing tricks on you. रवि ने अपने डाउट्स को चैलेंज करना शुरू किया। जब उसके मन में आया, मैं कभी परफेक्ट रिजल्ट नहीं दे सकता, तो उसने खुद से कहा, क्या हर बार परफेक्ट होना जरूरी है? अगर मैं इंप्रूवमेंट दिखा रहा हूं तो क्या वो ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है? पहली बार रवि ने महसूस किया कि उसकी नेगेटिविटी सिर्फ एक इल्यूजन थी। उसने महसूस किया कि वो खुद ही अपने रास्ते में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बना हुआ था। अब बारी थी तीसरे स्टेप की, पॉजिटिव एक्शंस। एक दिन ऑफिस में रवि को एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला। पहले वो सोचता, अगर मैं नर्वस हो गया तो सब मुझ पर हंसेंगे। लेकिन इस बार उसने अपनी थॉट प्रोसेस को कॉन्शियसली शिफ्ट किया। उसने खुद से कहा, मैंने इस प्रेजेंटेशन के लिए मेहनत की है। अगर मैं अपना बेस्ट दूंगा तो रिजल्ट अच्छा ही होगा। प्रेजेंटेशन के दौरान वो कुछ घबराया, लेकिन ओवरऑल उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। जब उसने फीडबैक मांगा तो उसके बॉस ने कहा, गुड जॉब रावी, कीप इंप्रूविंग। रवि ने महसूस किया कि उसका एफर्ट उसे हमेशा एक स्टेप आगे ले जा रहा है। शाम को उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने महसूस किया कि नेगेटिविटी को पॉजिटिव एक्शन में बदलना पॉसिबल है। मुझे बस अपनी माइंडसेट पर फोकस रखना है। रवि ने इस प्रोसेस को अपनी डेली लाइफ में लागू करना शुरू किया। उसने एक थॉट डायरी मेंटेन करना शुरू किया। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता,
वो उसे लिखता और उसके जवाब में एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ढूंढने की कोशिश करता। जैसे नेगेटिव थॉट, मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन सकता। पॉजिटिव रिस्पॉन्स, कॉन्फिडेंस एक स्किल है, प्रैक्टिस से मैं इसे इंप्रूव कर सकता हूं। धीरे धीरे रवि ने नोटिस किया कि उसकी सोच बदलने लगी थी। अब जब कोई चैलेंज आता तो उसका पहला रिएक्शन पैनिक का नहीं बल्कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता। एक और बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन रवि की रिलेशनशिप्स में हुई। पहले जब कोई दोस्त उससे कटने की कोशिश करता तो वो सोचता शायद मैं ही बोरिंग हूं, लेकिन अब उसने अपने इनर वॉइस को पॉजिटिव तरीके से रिफ्रेम करना शुरू किया। उसने खुद से कहा, अगर कोई दोस्त बिजी है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोरिंग हूं, मैं खुद अपनी कंपनी एंजॉय कर सकता हूं। उसने अपने फ्री टाइम में एक नई हॉबी पेंटिंग शुरू की। पहले वो सोचता था मैं आर्टिस्ट नहीं हूं, मेरा आर्ट कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, लेकिन अब उसने डिसाइडेड किया कि वो सिर्फ अपने लिए पेंट करेगा, दूसरों के लिए नहीं। पेंटिंग करते हुए उसने महसूस किया कि जब हम नेगेटिविटी को पीछे छोड़ते हैं तो क्रिएटिविटी हमारे अंदर फ्लो करने लगती है। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं हमेशा सोचता था कि मैं कभी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नहीं ले सकता, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हर डिसीजन एक अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। उसकी माँ ने उसे प्राउड नज़रों से देखा और कहा, बेटा, ये ट्रांसफॉर्मेशन तुझे एक बेहतर इंसान बना रहा है। रवि ने अपनी ग्रोथ को सेलिब्रेट करना भी सीख लिया था। जब भी वो किसी नेगेटिव थॉट को ओवरकम करता, वो खुद को ट्रीट देता, कभी अपनी फेवरेट कॉफ़ी, कभी एक नया बुक। उसने सीखा कि सेल्फ एक्नॉलेजमेंट हैप्पीनेस की है। लेकिन इस जर्नी का सबसे बड़ा टेस्ट तब आया जब रवि को एक अनएक्सपेक्टेड फेलियर का सामना करना पड़ा। एक बड़ा प्रोजेक्ट जो उसने बहुत मेहनत से तैयार किया था, क्लाइंट को पसंद नहीं आया। पहले वो पूरी तरह हार मान लेता, लेकिन इस बार उसने कॉन्शियसली अपनी सोच को रीफ्रेम किया। उसने खुद से कहा, फेलियर मुझे सिखा रहा है कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। ये एक सेटबैक है, लेकिन ये मेरी पूरी कहानी नहीं है। उसने काल्मली प्रोजेक्ट की फीडबैक ली और उसमें सुधार करना शुरू किया। धीरे धीरे वो समझने लगा कि हानियां भी विकास का हिस्सा हैं। रवि की जिंदगी में सकारात्मकता बढ़ने लगी थी। उसने महसूस किया कि नेगेटिव थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करने से उसकी एनर्जी सही जगह फोकस हो रही थी। लेकिन उसने ये भी जाना कि ये प्रोसेस एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। उसे अपनी माइंडसेट पर काम करते रहना होगा। क्या रवि इस हैबिट को कंटिन्यू कर पाएगा? क्या वो अपने बड़े गोल्स तक पहुंचने के लिए नेगेटिविटी को पूरी तरह पीछे छोड़ पाएगा? ये सवाल अभी भी अधूरे थे और कहानी आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। रवि ने अब तक अपने जीवन में काफी बदलाव देखे थे। उसने अपनी नेगेटिव थॉट्स को मैनेज करना, अपनी जिम्मेदारियों को समझना और सेल्फ लव को अपनाना सीख लिया था। लेकिन एक चीज जिसे वो अब तक पूरी तरह समझ नहीं पाया था, वो थी उसकी रिलेशनशिप्स। उसकी फ्रेंडशिप्स, फैमिली डायनामिक्स और यहाँ तक कि कॉलीग्स के साथ उसके इंटरैक्शंस अक्सर कॉम्प्लिकेटेड रहते थे। कभी वो खुद को मिसअंडरस्टूड महसूस करता तो कभी उसे लगता कि वो दूसरों को अपनी फीलिंग्स ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। किताब के अगले चैप्टर क्रिएटिंग फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स ने उसकी इस कंफ्यूजन को एड्रेस किया। बावर ने लिखा था, योर रिलेशनशिप्स आर अ मिरर ऑफ हाउ यू ट्रीट योर सेल्फ। इफ यू वैल्यू एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ, यू विल नेचुरली अट्रैक्ट रिलेशनशिप्स दैट रिफ्लेक्ट द सेम। बट इफ यू डोंट, यू माइट फाइंड योर सेल्फ स्टक इन अनहेल्थी डायनामिक्स। रवि ने किताब पढ़ते ही एक पॉज लिया। उसे लगा जैसे ये चैप्टर उसके लिए ही लिखा गया हो। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी रिलेशनशिप्स को फुलफिल करने के लिए दूसरों पर डिपेंड करता हूं? क्या मैं खुद को इतना वैल्यू करता हूं कि दूसरों से सही तरीके की रिस्पेक्ट और लव की उम्मीद कर सकूं? पहले स्टेप के तौर पर उसने इंट्रोस्पेक्शन शुरू किया। उसने अपनी लाइफ की सबसे क्लोज रिलेशनशिप्स के बारे में सोचना शुरू किया, उसके पेरेंट्स, दोस्तों और ऑफिस के कॉलीग्स। उसने महसूस किया कि कई बार वो अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से लोगों से एक्स्ट्रा वैलिडेशन की उम्मीद करता था। बावर ने इस चैप्टर में लिखा था, टू क्रिएट फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स, फर्स्ट फोकस ऑन बिकमिंग द काइंड ऑफ पर्सन यूड वांट टू बिल्ड अ कनेक्शन विद। लव योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज एंड कम्युनिकेट विद ऑनेस्टी। रवि को समझ आया कि रिलेशनशिप्स सिर्फ गिव एंड टेक का मामला नहीं है, वो हमारे इनर सेल्फ का एक्सटेंशन होती है। उसने महसूस किया कि जब तक वो अपने सेल्फ वर्थ पर काम नहीं करेगा, तब तक उसकी रिलेशनशिप्स भी अनस्टेबल रहेंगी।
उसने किताब के अगले हिस्से को पढ़ा जिसमें प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए थे। 1. सेट क्लियर बाउंड्रीज। अपनी जिंदगी में बाउंड्रीज को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। 2. कम्युनिकेट ऑनेस्टली। अपनी फीलिंग्स को जेन्युइनली एक्सप्रेस करें। 3. वैल्यू योरसेल्फ। खुद को इतना प्यार करें कि दूसरों से वैलिडेशन मांगने की जरूरत ना पड़े। रवि ने सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ बाउंड्रीज सेट करने की कोशिश की। उसका एक दोस्त अक्सर बिना बताए उसके प्लान्स कैंसिल कर देता था और रवि उसे कुछ नहीं कहता था। इस बार जब ऐसा हुआ तो उसने काल्मली कहा, यार मैं समझता हूं कि तुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया होगा, लेकिन अगली बार अगर कोई प्लान कैंसिल करना हो तो कुछ पहले बता देना। पहले रवि इस बात को अवॉइड करता था ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लेकिन इस बार उसने रिस्पेक्टफुली अपनी बात रखी। उसके दोस्त ने उसे समझा और कहा, सॉरी यार, आगे से ध्यान दूंगा। रवि ने पहली बार महसूस किया कि बाउंड्रीज सेट करना सेल्फिश नहीं बल्कि हेल्थी होता है। दूसरा स्टेप था ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। एक दिन उसकी मां ने कैजुअली कहा, तू हमेशा दूसरों की ज्यादा सुनता है, अपने लिए कभी नहीं सोचता। पहले रवि डिफेंसिव हो जाता, लेकिन इस बार उसने काल्मली जवाब दिया, मां, मैं जानता हूं कि मैं दूसरों की राय को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था, लेकिन अब मैं अपनी प्रायोरिटीज पर काम कर रहा हूं। उसकी मां ने उसकी सिंसेरिटी को नोटिस किया और कहा, तू सही कर रहा है, बस खुद पर विश्वास बनाए रख। तीसरा और सबसे चैलेंजिंग स्टेप था खुद को वैल्यू करना। रवि ने महसूस किया कि कई बार वो दूसरों को अपनी खुशी का कंट्रोल दे देता था। अगर कोई दोस्त उसे इग्नोर करता तो वो खुद को कमतर महसूस करने लगता। बावर ने इस इशू को एड्रेस करते हुए लिखा था, यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप, टेक केयर ऑफ योर ओन इमोशनल नीड्स फर्स्ट। When you value yourself, others will naturally treat you with respect and love. रवि ने इस एडवाइस को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया। उसने सेल्फ केयर को प्रायोरिटी दी। उसने वो हॉबीज परस्यू करनी शुरू की जो उसे खुशी देती थी। उसने पेंटिंग को सीरियस लेना शुरू किया और यहाँ तक कि एक लोकल एग्जीबिशन में अपनी आर्ट सबमिट करने का प्लान भी बनाया। धीरे धीरे रवि ने नोटिस किया कि जब वो खुद से खुश रहता तो उसकी रिलेशनशिप्स भी बेहतर हो जाती। उसकी एनर्जी दूसरों पर डिपेंड नहीं होती थी और लोग उसकी कंपनी में जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाने लगे। ऑफिस में एक नई कॉलीग नेहा उसकी जिंदगी में आई। नेहा एक कॉन्फिडेंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान थी। पहले रवि को लगा कि वो उसकी तरह शाय और इंट्रोवर्टेड नहीं है, इसलिए वो उससे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन जब उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स पर साथ काम किया तो रवि ने देखा कि नेहा अपने बाउंड्रीज और कम्युनिकेशन में कितनी क्लियर थी। नेहा ने एक दिन कैजुअली पूछा, रवि तू इतना पेशेंट कैसे है? मैं कभी कभी ओवर रिएक्ट कर जाती हूँ। रवि ने हंसकर कहा, शायद ये किताबों का असर है। मैं बस ये सीख रहा हूँ कि खुद को और दूसरों को एक्सेप्ट करना कितना जरूरी है। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो तू फिलॉसफर भी है। इस छोटे इंटरेक्शन ने रवि को ये समझने में मदद की कि जब हम अपनी ऑथेंटिसिटी एम्ब्रेस करते हैं तो दूसरों से भी ऑथेंटिक कनेक्शंस बनते हैं। एक और बड़ा बदलाव रवि के पेरेंट्स के साथ उसके रिलेशनशिप में आया। पहले वो अक्सर सोचता था कि उसके पेरेंट्स उसकी इमोशंस को नहीं समझते, लेकिन अब उसने कॉन्शियसली उनके साथ अपने फीलिंग्स शेयर करने शुरू किए। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पापा मैं हमेशा सोचता था कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि आपकी इंटेंशंस हमेशा सही थी। शायद मैं खुद अपनी वर्थ को नहीं समझ पा रहा था। उसके पिता की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने कहा, बेटा हमें भी अपनी गलतियों का एहसास है। तूने इतनी मैच्योरिटी से बात की, इससे मुझे बहुत खुशी हुई। रवि ने महसूस किया कि जब हम ऑनेस्टी और लव के साथ रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो खुद ब खुद फुलफिलिंग हो जाती है। लेकिन क्या रवि इन लर्निंग्स को अपनी लाइफ में कंसिस्टेंटली अप्लाई कर पाएगा? क्या नेहा और उसके बीच कोई खास बॉन्ड बनेगा? क्या वो अपनी फ्रेंडशिप्स और फैमिली डायनामिक्स को और बेहतर बना पाएगा? कहानी का सफर अभी जारी था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।